तो कल की तैयारी देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक ऐसा शो जहां पर हम कल के बाजार से पहले एडवांस में आपकी कराते हैं विशेष तैयारी। इसके जरिए आप कल जब बाजार में उतरें तो आपको पता होता है कि किन लेवल्स का ध्यान रखना है, किन सेक्टर्स को अपने रडार पर रखना है। यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी हम शामिल करते हैं। मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, यूट्यूब पर जाइए और कॉमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल यानी मंगलवार के शो में दिया जाएगा। जो सवाल आपने शुक्रवार को पूछे थे उन दर्शकों को आज का शो देखना होगा और आज उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। याद रखिए, सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए। कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है इसकी जानकारी दीजिए और आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का, ये बताइए। और इस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। चलिए इन सब के बीच में बाजार का एक चेक ले लेते हैं। बाजार का मोमेंटम किस तरह का है वो जानना बेहद जरूरी है। तो निफ्टी 124 अंक गिरकर 25,200 के पास बंद हुआ। ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बाजार जो है वो अपवर्ड ट्रेंड से एक वक्त पे नजर आ रहे थे। 25,300 तक का लेवल जो था वो थामे हुआ था, लेकिन वहां से 125 अंक गिरकर 25,200 के स्तर के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग ली। बैंक निफ्टी जो एक वक्त पे हरे निशान में कारोबार कर रहा था, वहां पर भी मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी में 125 अंकों की गिरावट रही और 55,300 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स की बात करें, ब्रॉडर मार्केट, तो यहाँ पर भी 0.5% की गिरावट हमें निफ्टी मिड कैप में देखने को मिली और स्मॉल कैप में भी लगभग 1.25% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेज लगभग 4.25% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा इटर्नल लगभग 1.5% तक की तेजी हमें यहां पर देखने को मिली। बजाज फिनेंस में भी लगभग 1.5% तक की तेजी नजर आई। अडानी पोर्ट्स 1% से ज्यादा चला। अल्ट्राटेक में भी 1% से ज्यादा की तेजी नजर आई। एक्सिस बैंक का 0.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा अगर हम लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो देखेंगे आपकी टेक महिंद्रा लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट यहां रही। टीसीएस में भी 3% की गिरावट हमें देखने को मिली। इन्फोसिस 2.5% से ज्यादा टूटा। विप्रो में भी 2% से ज्यादा की गिरावट रही। सिप्ला, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स 1.5 से 2% तक के यहां पर टूटते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आपके सामने हम लेकर आ पाए तो आप देखेंगे कि आज बाजार बंद होते होते तक जो डिक्लाइंस थे यानी कि गिरने वाले शेयरों का पलड़ा भारी हो गया। 1839 शेयर ऐसे थे जो कि आज दबाव में नजर आए। 1042 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। ये था पूरा ब्यौरा और हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे साहब जुड़े हैं और अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले रत्नेश जी, मैं आपके पास ही आऊँगा। अब बताइए कि बाजार में किस तरह से अब रणनीति बनाई जाए। खास तौर पे बाजार ऊपरी स्तरों से आज हल्का हुआ। बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर रहा था। निफ्टी की भी जो अपवर्ड ट्रेंड्स थे वहां से हल्का हुआ। हालांकि 25,200 का स्तर है अभी। यहां से अब कल के बाजार में क्या रणनीति रखनी चाहिए? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए प्रधान जी, यहाँ से देखिए बाजार में जिस तरह की उम्मीद थी, थोड़ा 25,500 450 इसके ऊपर नहीं निकल पाया। वहां से थोड़ी सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला। अभी आज के सत्र में आखिरी के आधे घंटे में थोड़ा सा हमको आप ये कहे आखिरी के 1 घंटे में लगभग थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ा। इंडिया वीक जो काफी ज्यादा स्पाइक आया उसमें 6% के आसपास हमारी इंडिया वीक में भी तेजी देखने को मिली। तो ऐसा लगता है कि बाजार अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। ये अच्छी बात है कि 25,200 को होल्ड करा है। निफ्टी सपोर्ट स्पॉट लें तो एक 25,200 का तो एक जो सपोर्ट लिया है, 25,100 25,200 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रेंज रहेगा। अगर कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वीकली एक्सपायरी, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कल के सत्र में हमको इंक्रीज होते दिखाई दे सकते हैं कि इंडिया भी काफी ज्यादा एक स्पाइक हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में अभी भी थोड़ा सा लिमिटेड ही रहेगा। 25,400 25,500 इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएगा। हाँ, हालांकि बस 25,100 हमको एक इम्पोर्टेंट लेवल वॉच करना रहेगा। अगर उसके नीचे थोड़ा सा हम कल ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, 24,950 तक ही ला सकता है। तो कल का सत्र एक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सत्र में थोड़ी जो सेलिंग हमको पूरी तरह देखने को मिली, उससे थोड़ा सा इंडिकेशन हमको थोड़ा सा कमजोर की ओर दिखाई दे रहा है।
तो कल का सत्र काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी में भी देखे तो आप बैंक निफ्टी जो आउट परफॉर्म कर रहा था, उसमें भी एक सेलिंग हमको दिखाई दी है। यहाँ पे भी 55,700 55,800 के ऊपर हम निकल नहीं पा रहे हैं। नीचे में जो सपोर्ट है वो 55,200 55,100 कुछ ये सपोर्ट जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को थोड़ा मिला था, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लग सकता है। तो जो भी निगाहें रहेगी वो मेरे ख्याल से निफ्टी की तरफ ही रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी जब तक 55,800 के ऊपर नहीं निकलते, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जोन में हमको देखने को मिल सकता है। ये है राय आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मिलती हुई। चलिए अब आपके सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और सबसे पहले महेंद्र का सवाल लेते हैं। महेंद्र ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी की हुई है। बाइंग प्राइस जो है इनकी 83 की है। इसके अलावा इन्होंने एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर रखा हुआ है। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 2628 की है एचयूएल में। हरीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए इन दोनों स्टॉक पे क्या रणनीति रखी जाए। एचयूएल जो है वो 2628 का रेट है और बात करें अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो वो 83 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। गुड इवनिंग प्रशांत जी। बिल्कुल, अगर आईडीएफसी बैंक की फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो देखिए, इस चार्ट स्ट्रक्चर में देखा है तो लॉन्ग टर्म में क्लियरली एक चार्ट में ब्रेकआउट दिया था स्टॉक प्राइस यहाँ पे 67-68 के आसपास। तो वहां से हमने एक छोटा सा रैली देखने मिला। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। लास्ट तो दो हफ्ते पहले हमने एक अच्छा रैली देखने मिला था, तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते एक कंसोलिडेशन में स्टॉक प्राइस है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें तेजी है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं हमने ऑलमोस्ट 2023 से लेकर 2025 तक, तो बड़ा सा करेक्शन था। तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 79-80 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा। और सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स में देखा जाए तो 670 से लेकर 78 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी मुझे लग रहा है कि तेजी बन सकती है स्टॉक में। तो ऊपर को जैसे मैंने बताया 79 से 80 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पोजिशनल बेसिस में आईडीएफसी फर्स्ट में। तो उनको मैं यही चीज बना सकता हूँ कि बना रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। थोड़ा कंसोलिडेशन टाइम पीरियड ले सकता है, लेकिन ओवरऑल तेजी है आईडीएफसी फर्स्ट में। दूसरा स्टॉक अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, बिल्कुल हमने देखा है एफएमसीजी में स्टॉक्स में बीच में अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था। वहां से 2-3 हफ्तों में थोड़ा करेक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी। एक इनो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन डेली चार्ट्स में है। तो मुझे लग रहा है कि उसका सपोर्ट है 2500 के आसपास। मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि तेजी कंटिन्यूएशन हो सकती है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 2800 का इमेज रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो 2900 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक्स में अच्छे लेवल्स के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो रैली छोटी सी रैली देखने मिलती है उसके चलते एक छोटा सा करेक्शन में है, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप तेजी का ही है। कुछ टाइम के लिए बनाए रहना चाहिए उनका लेवल्स। मुझे लग रहा है कि जल्दी भी देखने मिल सकता है और तेजी। तो ये है राय आपको मिलती हुई एचयूएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। हिमांशु मिश्रा ने सवाल पूछा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर इनके पास है रत्नेश जी, और इनकी बाइंग प्राइस 1326 की है, 1326। फिलहाल इनकी बाइंग के आसपास ही है, थोड़ा हल्का फायदा भी इनको होता हुआ। बताइए क्या रखा जाए रणनीति। यूनाइटेड स्पिरिट देखिए काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, हालांकि वैसा लग रहा है कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन बना रहा है। तो अगर थोड़ा सा इनका मीडियम टर्म का आउटलुक है तो मेरे हिसाब से 1270 रुपये काफी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मुझे नहीं लगता उसके नीचे इतिहास में जाएगा, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हालांकि ऊपर भी बड़ी तेजी तो नहीं दिखती, पर हाँ 1390-95 के आसपास में आता है, तो वहाँ पे मेरी मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी इनको। तो बहुत बड़ी तेजी की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन 1390-95 का स्तर आए तो यहां से मुनाफा बांध लीजिए। रामचंद्रन जी का सवाल लेते हैं केरल से। इन्होंने सवाल पूछा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में खरीदारी की हुई है, 322 के भाव पे इन्होंने परचेज किया हुआ है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का शेयर फिलहाल नुकसान में है। 6 महीने का नजरिया स्टॉक पे चाहते हैं। बताएं हरीश जी क्या सलाह होगी। अगर देखा है तो बिल्कुल इनका प्राइस देखा तो 322 का है। मुझे लग रहा है लगातार स्टॉक प्राइस करेंटली अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अगर देखा है तो कुछ टाइम से हमने
कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में और एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं थोड़ा मिसिंग है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में इतना ज़्यादा टेक्निकली भी देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है आगे भी। तो ज़्यादा तेज़ी, बड़ा तेज़ी लग नहीं रहा है स्टॉक प्राइस में। मतलब इमीडिएट में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 300 के करीबन। मुझे लग रहा है 300 के नीचे चल रहा है तो और थोड़ा वीकनेस हो सकता है, जो नेक्स्ट सपोर्ट्स बनेंगे 280 275 के लेवल्स तक। तो मुझे लग रहा है कि जब भी इस स्टॉक में रेजिस्टेंस जो है 335 या 340 के आसपास ही है, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल आए तो बाउंस बैक में निकल जाना चाहिए स्टॉक में, और दूसरे अच्छे स्टॉक्स है जो वहाँ पे निवेश करने के लिए सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म से निकल के। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे। राकेश का सवाल लेते हैं, और इन्होंने सोना BLW ये शेयर परचेज किया हुआ है और 450 के भाव पे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि 1 साल तक का क्या लक्ष्य हासिल हो सकते हैं सोना BLW पे। बताएं रत्नेश जी, आपकी राय। इनका नजरिया हालांकि लंबा है, पर फिर भी जो स्टॉक को अभी टेक्निकली देखा जाए तो कंटिन्यूस में लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसमें अभी किसी की नियर टर्म या मिड टर्म में भी बात करें हम, तो इसमें बहुत बड़ी कोई तेजी की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरी तरफ से तो उनको सलाह रहेगी कि अगर फिर भी इनका अगर नजरिया लंबा है लॉन्ग टर्म का, पर फिर भी मेरी तरफ से इनको सलाह है कि 390 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं यहाँ पे, क्योंकि उसके नीचे मद्दी थोड़ी सी वो घेरा सकती है। ऊपर में बहुत बड़ी तेजी की अभी मुझे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। कहीं पे भी अगर ये 500 रुपए तक आता है तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि इसमें मुनाफा बांधना चाहिए। तो मुनाफा बांधने की सलाह यहां आपको मिलती हुई। शीनू का सवाल लेते हैं, और इन्होंने आइडिया के शेयर लिए हुए हैं और 54,500 अच्छे खासी संख्या में ये शेयर लिए हुए हैं। 6,000 मतलब आप सोचिए 5400 के आसपास शेयर, और बाइंग प्राइस भी इंटरेस्टिंग है, लगभग 6 रुपये 6.5 रुपये के ऊपर की इनकी खरीदारी है। पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बांध लें या थोड़ा सा और इंतजार करें। बताएं हरीश जी, क्या सलाह होगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मार्केट में देखा जाए तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल बनी है। अगर वोडाफोन आइडिया की स्टॉक बात करते हैं, नीचे लेवल से ऑलमोस्ट हमने 6.5 रुपए से क्या बाउंस करते हुए नजर आया, ऑलमोस्ट अभी 8.5 रुपए के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा लंबा तेजी तो दिख नहीं रही है, लेकिन इनको अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर फिर से एक बार डिप जो आती है 7 से 7.5 रुपीज के, तो वो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बाइंग करने के लिए कोशिश करना चाहिए। जिस तरीके से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, थोड़ा और कुछ देखने मिल सकता है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्टॉक में ये कंटिन्यू हो सकता है रैली। तो उसके चलते मेरा एडवाइस ये रहेगा कि फिलहाल के थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, फिर से डिप में आता है तो वहां पे बाय करने के लिए कोशिश करे फिर से। चलिए, तो ये है एक स्पेशल स्ट्रेटजी आपको मिलती हुई। इरफान का सवाल लेते हैं। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है, हावड़ा से इन्होंने अपना सवाल पूछा है, और इन्होंने BHEL खरीदारी की है। बाइंग प्राइस इनकी 220 है। शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं इरफान। 220 की खरीदारी है, फिलहाल फायदे में है। रत्नेश जी, शॉर्ट टर्म के नजरिए से BHEL कैसा लगता है। शॉर्ट टर्म की नजर से देखिए तो भेल काफी, मतलब रेवेन्यू की देखा जाए तो भेल काफी अच्छा स्टॉक है। हालांकि इसमें जरूर यहाँ पे बेस फॉर्मेशन बन रहा है, पर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का तो मेरे हिसाब से अगर ये कभी भी 250 248 की रेंज में आता है तो वहाँ पे मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस जो लगाने की सलाह है मेरी तरफ से 215 रुपए का। तो ये है राय आपको मिलती हुई। नंदन का सवाल लेते हैं। RVNL इन्होंने खरीदा हुआ है। 420 रुपए के भाव पे इनकी खरीदारी है। फिलहाल नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए RVNL पे नजरिया चाहते हैं, फिलहाल नुकसान में। हरीश जी। अगर पहले हम लोग रेलवेज की बात करते हैं, वहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है हमको। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अगर आरबीएनएल की चार्ट करके डिस्कस करते हैं क्लियरली कि देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 300 के आसपास, तो वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। तो पिछले हफ्ते की में भी हमने अच्छा खासा बाउंस देखने मिल रहा था, ऑलमोस्ट 7.5% का गेंस देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर देखा है तो इसमें बेस तो बन चुका है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से रेसिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 390 से लेके 400 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि ए लेवल जो क्रूशियल रेसिस्टेंस जोन जैसा है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन एक्सटेंड हो सकता है और भी। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि जैसे 400 का लेवल निकलता है तो तब जाके मुझे लग रहा है कि बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से होल्ड कर बने रहना चाहिए और होल्ड रखना चाहिए। अगर स्टॉक प्राइस 390 से लेकर 400 के आसपास है तो वहाँ पे एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है उसके ऊपर निकलता है तो तब भी जाके मुझे लग रहा है फ्रेश बाइंग कर सकते हैं आरबीएनएल में।
पे आपको ये रणनीति अपनानी होगी। घनश्याम सिंह जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने रिलायंस में खरीदारी की है। 1380 के भाव पे इनकी खरीदारी है और 1 महीने का नजरिया चाहते हैं। 1 महीने के लिए 1380 की बाइंग फिलहाल इनके भाव से थोड़ा ऊपर है स्टॉक का। बताइए क्या करना चाहिए रत्नेश जी? इनका नजरिया काफी शॉर्ट टर्म का है 1380 का, तो मेरे हिसाब से एक बार रिलायंस में तो थोड़ी तेजी हो चुकी है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर इनको बहुत ही पास का स्टॉप लॉस में इनको लगाने की सलाह दूंगा। 1350 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे। ऊपर में कभी एक बाउंस आता है क्योंकि 1420-25 रुपए के ऊपर निकलना में इसको बहुत अभी थोड़ी सी ताकत लगी, सप्लाई बहुत है, तो वहां के आसपास में आता है तो मुनाफा बांधे। ठीक है, अखिलेश जी का सवाल लेते हैं। एमएनएम पे राय इन्होंने मांगी है, 2550 है इनकी अब बाइंग प्राइस है। हरीश जी, फिलहाल 10,000 के ऊपर का फायदा होता हुआ क्या करना चाहिए एमएनएम में? अगर एमएनएम की बात करें, देखिए हमने आज एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था ऑटो सेगमेंट में, उसमें से एमएनएम में भी एक स्टॉक में जहाँ पे अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी क्लियरली हायर टॉप है, बॉटम होल्ड बन रख रहा है, पर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में मोमेंटम है, जैसे आपने रिसेंटली जीएसटी रेट कट वगैरह देखा है, उसका बिल्कुल फायदा इस स्टॉक्स में देखने मिल सकता है आगे भी। तो ओवरऑल अगर चार्ट सेटअप की बात करते हैं, चार्ट में भी देखा है तो तेजी का ही सेटअप है, लेकिन छोटा सा एक शॉर्ट टर्म में देखा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकते हैं। लेकिन इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां तक इंडिकेट कर रहा है 3500 के करीबन ही है। मुझे लग रहा है कि उसके स्टॉक पे बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल में तो तेजी देखने मिल सकता है ऊपर की ओर, 3800 का लेवल्स तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ओवरऑल देखा है तो लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है कि चार्ट्स में तेजी का ही रुझान है, तो बने रहना चाहिए 3500 का एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक पे सब। तो बने रहने की सलाह आपको यहाँ पर मिलती हुई, 3500 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर पूछते रहिए। कल उन सवालों के जवाब हम अपनी चर्चा में देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। रत्नेश जी, फटाफट से बताइए आज की आपकी टॉपिक कौन सी है? तो पहला हुडको देखेंगे तो हुडको में काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन है, वॉल्यूम एक्टिविटी आज के सत्र में दिखाई दी है। तो यहाँ पे 235 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 252 और 255 रुपए का टारगेट यहाँ पे नजर आता है। दूसरा फोर्टीज में कंटिन्यू हाई राइज फॉर्मेशन बन रहा है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। 945 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 985 और 995 दो टारगेट के लिए फोर्टीज को बाय कर। फोर्टिस और हुडको ये पसंद आता हुआ रत्नेश जी को। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बताएं हरीश, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? देखिए मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स है करंटली। ये फर्स्ट बाइंग रहेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल में, जैसे हमने बताया कि ब्लू स्टार है, जहाँ पे देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक प्राइस। लास्ट कुछ दिन के कंसोलिडेशन के साथ वॉल्यूम के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी बन सकती है और भी मुझे लग रहा है ऊपर के और टारगेट्स 2120 के लिए बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1930 का ब्लू स्टार में। और दूसरा स्टॉक रहेगा एलआईसी इंडिया। अगर एलआईसी इंडिया में भी देखा है तो बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है, और आज के लिए ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी देखने मिल सकती है आगे में। 932 का टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 885 का एलआईसी इंडिया में। तो एलआईसी इंडिया और इसके साथ ही ब्लू स्टार में खरीदारी की सलाह हरीश जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे हरीश जी। इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी आपका भी शो में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।